नेक्स्ट इज योर कॉमन चैप्टर्स में से डिमांड एंड रिकवरी। टू सिंपल बट आने की पूरी उम्मीद है, बड़ा मजेदार केस है। विजया कंसल्टेंट, नाम पूरा विजया कंसल्टेंट्स इंजीनियर एंड कंसल्टेंट, मतलब नाम बेसिकली है विजय कंसल्टेंट और इन्होंने अपना धंधा बता रखा है हम इंजीनियर और इंजीनियरिंग वर्क और कंसल्टेंसी दोनों करते हैं। बढ़िया केस, जरा समझना बेटा। सर्विस टैक्स डिमांड वाज रेज्ड अपॉन द असेसी। समझने से पहले आपको याद करा दूं, डिमांड आपको याद होगा एक्साइज देन सर्विस टैक्स। एक्साइज स्टोरी वाज लाइक दिस, आपको सेल्फ असेस करके पे करना है, बट कभी नोट लेविड नॉट पेड, शॉर्ट लेविड शॉर्ट पेड या आरएनएस रिफंड हुआ तो ऑफिस सेक्शन 11A में ऑफिसर आपको शो कोज इशू करेगा, विच कैन बी ईदर इन 1 ईयर और 5 ईयर डिपेंडिंग अपॉन यू आर बोनाफाइड और मेलाफाइड। फिर शो कोज आने के बाद आप उसको रिप्रेजेंटेशंस देंगे, देयर आफ्टर ही विल बी पासिंग डिमांड ऑर्डर। और बेटा सेक्शन 11 के साथ कुछ सेक्शन साथ चलते हैं। सेक्शन 11AA इंटरेस्ट एंड सेक्शन 11AC पेनल्टीज। हाउ मच इंटरेस्ट? 18% per annum. How much is the penalty? Penalty was like this. बोनाफाइड में कितनी थी? बोनाफाइड में कितनी थी? बोनाफाइड में नहीं थी, सिर्फ किस में थी? मेलाफाइड में। कैप्चर्ड 50%, अनकैप्चर्ड 100%। दैट्स वंडरफुल बेटा। अच्छा, इस अटेम्प्ट में आप ध्यान रखिएगा बेटा, ये चैप्टर आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सारे चैप्टर्स में से। जो सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुई है और सबसे मेन अमेंडमेंट्स हुई है वो इस चैप्टर में हुई है। तो कल जब आप बेसिकली आए तो एक बार इस चैप्टर को रफली ओवरव्यू जरूर लेकर के आए, ताकि वो अमेंडमेंट्स पक्के से दिमाग में सेट हो जाए। इसमें से पक्का अब की बार आप 8 से 10 नंबर का पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी अमेंडमेंट्स हुई हैं। लाइक सिंपल अभी एक बात बोल देता हूँ, उन्होंने बेटा कैप्चर्ड और अनकैप्चर्ड का डिफरेंस खत्म कर दिया 100%। हमें नहीं मतलब कैप्चर्ड है या नहीं है, 100%। और उन्होंने बोला बोनाफाइड हो तो भी देनी पड़ेगी। बहुत सब्सटेंशियल अमेंडमेंट्स हो गई हैं, ठीक है। तो कल आप एक बार रिवाइज करके आइएगा, फिर वो पूरे सेक्शन जो हैं वो सारे कल हम इसको टैली करने की कोशिश करेंगे, इसे ज़रूर रिवाइज करके आइएगा। तो खैर अभी एक्साइज का पैरेलल क्या था बेटा? सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स में होता था 11A की बजाय 73। सेम स्टोरी होती थी बेटा, वैसे ही शो कोज नोटिस, बट इसमें क्या होता था? बोनाफाइड 1.5 साल, बाकी 5 साल। और इसमें भी बेटा वैसे ही डिमांड ऑर्डर आता था। इंटरेस्ट का यहाँ सेक्शन होता था सेक्शन 75। ये बहुत स्पेशल था बेटा, इसमें 18, 24, 30 ऐसे होता था। और छोटे लोगों के लिए घट के बेटा ये 15, 21 और 27 ऐसे हो जाता था कुछ। अच्छा, इधर पेनल्टी के बेटा 2 सेक्शन होते थे, 76 एंड 78। अगर आपको याद हो, 76 बोनाफाइड वालों के लिए, 78 मेलाफाइड वालों के लिए। अब बेटा ये जो लोग थे ना, ये वाले लोग चिल्ला रहे थे उधर उधर उधर, तो आपसे मेलाफाइड वाले से लेते हो, हमसे दोनों से बराबर करो। उन्होंने बोला कर देते हैं, बोला कर देते। मेरी बात समझ आई? यस। तो इधर नहीं हटाया, उन्होंने बोला इधर बराबर कर देते हैं। और एक्साइज वालों को बोला वो कह रहे थे बराबरी होनी चाहिए तो हमने बराबरी करने के लिए सिर्फ अमेंडमेंट जो है वो करी है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली आप ये पोर्शन दोनों एक बार पढ़ के रखेंगे, अमेंडमेंट में आपको मजा आएगा। एंड सीरियस वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन रहेंगे। आरटीपी में भी उन्होंने क्वेश्चंस डाले हैं, तो डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग। अच्छा, अब बेटा जो हमारी केस स्टडी का मुद्दा है वो बड़ा सिंपल है। वो हमारा सिर्फ इतनी छोटी सी बात पर है बेटा कि आपके पास कोई भी डिमांड आती है एक्साइज सर्विस टैक्स की, तो पॉइंट इज दैट शो कॉज नोटिस मस्ट बी देयर। इसका रीज़न क्या है? वो डायरेक्टली डिमांड क्यों नहीं निकाल देते? मतलब इन द सेंस, सुनो, मैंने एक एसएससी का ऑडिट किया, सुनो, मैंने एक एसएससी का डिपार्टमेंट वालों ने ऑडिट किया। ऑडिट में उन्होंने उसको देखा कि इसने कुछ गलत कर रखा है, तो सारे सबूत उनके पास है। या उन्होंने रेड मारी, कुछ गलत मिला, सारे सबूत उनके पास है। या इंक्वायरी में कुछ पूछा और एविडेंस ले लिए, सारे सबूत उनके पास। मैं कह रहा हूँ जब सारे सबूत पास है तो फिर क्या ड्रामा कर रहे हो? हाँ भाई आओ सीधा डिमांड निकाल दो। तो बेटा वो किस लिए होता है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस।
आपके पास सब कुछ हो तो भी आपको उसे बोलना है भाई। एक बार तू अपनी सफाई में फिर भी कुछ कहना चाहता है तो कह ले, करना आपने अपने मन की है, कोई बात नहीं, लेकिन उसे एक बार रोने का मौका दे दो, अगला ये ना कहे मेरी किसी ने सुनी नहीं। बस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, अब बेटा बड़ा छोटा सा इशू था, अब जरा फैक्ट्स देखते हैं। सर्विस टैक्स डिमांड वाज रेज्ड अपॉन द असेसी, विद इन ब्रैकेट लिख लो कौन से सेक्शन में आ गई होगी, 73। सर्विस टैक्स डिमांड वाज रेज्ड अपॉन द असेसी 73 में आ गई होगी। डिमांड ऑर्डर वाज पास्ड, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना। डिमांड ऑर्डर वाज पास्ड बट विदाउट सर्विंग एनी शो कॉज नोटिस एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 73। डिमांड निकाल ली उन्होंने, डिपार्टमेंट ने और इसने, लेकिन शो कॉज नोटिस नहीं दिया। अच्छा, वैसे तो केस स्टडी यहीं खत्म हो जाती है बेटा, डिमांड निकाल दी और शो कॉज नोटिस नहीं दिया, क्या ये डिमांड स्टैंड करेगी या वॉइड हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी। सिंपल सा, आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट सीधा इससे जो होगा वो खत्म कर देगी। लेकिन फिर भी इस केस में कुछ स्पेशल है, जरा देखना। असेसी बोला डिमांड इज इनवैलिड एज प्रोसीजर एज स्टिपुलेटेड अंडर सेक्शन 73 हैज नॉट बीन फॉलोड। तो वो कोर्ट में सीधा जाके बोला जी डिमांड इनवैलिड है, और बड़ा सिंपल सा उसने ग्राउंड दिया, बिल्कुल सिंपल जी, सिंपली। मैं कुछ नहीं बता रहा कि मैंने चोरी करी नहीं करी, मैं कहाँ गलत था। उसने बोला जी इन्होंने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, नोटिस नहीं दिया, तो डिमांड इनवैलिड। अच्छा समझो, चाहे सारे एविडेंस हो, आप गलत कर रहे हो, सब प्रूव हो, पर शो कॉज नोटिस नहीं दिया, चाहे सारे एविडेंस आपके पास हो, बट अगर नोटिस नहीं दिया तो क्या डिमांड पक्का इनवैलिड रहेगी? यस। सच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सारे एविडेंस है वो बात एक तरफ, लेकिन अगर आपने नेचुरल जस्टिस का कंप्लायंसेस नहीं किया, यू कैन नॉट प्रोसीड अगेंस्ट द असेसी। अच्छा, अब डिपार्टमेंट ने जवाब में जो बोला वो बहुत बढ़िया कुछ बातें बोली, जरा देखिएगा। डिपार्टमेंट बोला असेसी वाज सुटेबली, बोल के पढ़ना बेटा, आपको कुछ स्पेशल हो जाएगा। सुटेबली पुट ऑन नोटिस वाइड अ लेटर, अंडरलाइन वाइड अ लेटर। डिपार्टमेंट क्या बोला जी, हमने उसे एक लेटर लिखा था। क्या लिखा? SCN, हमने एक लेटर लिखा था। अच्छा, असेसी आल्सो फाइल्ड अ 20-page explanation and thus fully utilized the opportunity of personal hearing। उससे बोला जी हमने डिमांड लिखने से पहले, डिमांड निकालने से पहले उसे एक लेटर भेजा था, और असेसी ने उस लेटर में 20 पेज का जवाब भेजा था, मतलब हमने उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दिया था। Thus demand was raised in full compliance with the principle of natural justice, and therefore there was a substantial compliance on the part of revenue, and the non-issuance of show cause notice was only a technical breach on their part. Further, demand was raised by passing speaking order. Further, demand was passed by passing speaking order. अब जरा सुनिएगा बेटा, क्या मजे आ रहे हैं केस स्टडी में। असेसी वहां जाके कोर्ट में क्या करे, जज साहब मेरे पास शो कॉज नोटिस है नहीं, वैसे पूछा ही नहीं किया, शो कॉज नोटिस नहीं दिया। अच्छा, जब उसने ये बोला होगा कि मुझे शो कॉज नोटिस नहीं दिया, तो यही बोलना चाह रहा होगा ना जी नेचुरल जस्टिस, वो कंप्लाई नहीं हुआ। डिपार्टमेंट क्यों बोल रहा है, भाई साहब ठीक है शो कॉज नोटिस नहीं दिया। अच्छा, डिपार्टमेंट ने नहीं बोला शो कॉज नोटिस दिया, उसने क्या बोला, नहीं दिया, शो कॉज नोटिस नहीं दिया, बट लेटर तो दिया था, और लेटर दिया था, और तूने उसका 20 पेज का रिप्लाई भी भेजा था। कह रहा और कितना रोएगा, उस 20 पेज लेटर आया, आप 20 पेज का रिप्लाई दे रहे हो, वो कह रहा आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे तो दी, शो कॉज नोटिस से नहीं दी कोई बात नहीं, बट आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे तो दी। और बोला और जो डिमांड ऑर्डर पास किया है उसमें भी आपको मैंने किन ग्राउंड्स पर डिमांड निकाली है वो भी प्रॉपर रीजनिंग में दी है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ डिमांड गलत है, तो बेटा ये स्पीकिंग ऑर्डर है, जा करके अपील में इन ग्राउंड्स पर लड़ो। नहीं आई मेरी बात समझ में? तुम्हें सुना गया है, ऑर्डर भी बिल्कुल प्रॉपर है, अगर तुझे लग रहा है गलत है तो अपील में जाओ, और अपील में इन ग्राउंड्स पर लड़के नहीं, डिमांड बनती नहीं है। लेकिन ये क्या बोले, भाई साहब मैं तो उस ग्राउंड पर नहीं लड़ूंगा, मेरे पास शो कॉज नहीं आया। अब बात समझ आई सबको? अगला बोला मैं कुछ नहीं बात करूंगा, मैं तो सिंपली कर रहा हूं शो कॉज क्यों नहीं भेजा। अच्छा, अब कोर्ट के पास स्पेशल सोचने लायक बात ये थी, शो कॉज नहीं आया लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हैज बीन गिवन, ऑर्डर अदरवाइज इज अ प्रॉपर्ली रीजन ऑर्डर, तो डिमांड वेदर शैल बी हेल्ड वैलिड और इनवैलिड।
देखो कहानी अगर सिंपल होती ना, कुछ भी नहीं किया होता, सीधा डिमांड, कोर्ट कहती है इनवैलिड, उसमें कोई इशू ही नहीं है। बट यहाँ इस बात की वजह से स्पेशल सोचना पड़ता था जी, ठीक है शो कॉज नोटिस नहीं किया, बट पूरा पूछा गया है, स्पीकिंग ऑर्डर है, क्या ये डिमांड वैलिड हो जानी चाहिए। और समझिएगा कोर्ट एक इस बात से भी सोचेगी, डिमांड वैलिड अगर हम कह भी देंगे है तो भी क्या बेटा ये आगे अपील में तो बात कर ही सकता है ना। यस, पॉइंट क्लियर है या नहीं? यस। तो इस एंगल से सिर्फ इस केस को आपने समझना है। असेसी एक ही बात पर लड़ा पड़ा, शो कॉज नहीं आया, लेटर आया है, और कोर्ट को डिस्कस करना था क्या शो कॉज नोटिस इतना इंपॉर्टेंट है कि शो कॉज नोटिस होगा तो ही डिमांड वैलिड होगी, चाहे भले ही आपने उनसे अदरवाइज कितनी चिट्ठियां, कितनी प्यार भरी चिट्ठियां लिख दी। आप अपना ओपिनियन दो, फिर मैं समझाऊं। अच्छा बेटा, अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ, जरा समझिएगा, टेक्निकल से छोटी सी बात। अच्छा एक बात बताओ, शोकॉज नोटिस आता था, शोकॉज नोटिस क्या आता है बेटा? कोई बड़ा कोई स्पेशल पेपर होता है उसमें? शोकॉज नोटिस कैसे आता है? चलो एक बात बताओ बेटा, वो भी एक लेटर ही आता? वो बात तो करो क्या वो भी एक लेटर? अच्छा मैं पहले इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगा कई बार पढ़ के, वो कह रहा है लेटर भेजा, शोकॉज नहीं भेजा। अच्छा शोकॉज नोटिस जब भेजता हूं तो लेटर नहीं भेजता? आप पहले डिफरेंस समझो। शोकॉज नोटिस का मतलब ही तो लेटर, बेटा कैसे आते हैं शोकॉज? याद है वो रजिस्टर्ड पोस्ट, तो लेटर ही तो आता होगा। यस। तो यहाँ ये क्या चल रहा है यार, लेटर आया शोकॉज नहीं आया? मतलब बेटा शोकॉज नोटिस में जो लेटर आएगा वो लेटर क्या स्पेसिफिकली बोल के आएगा कि ये 73 का शोकॉज है? सोच के देखो, यस और नो? यस, वो लिख करके आएगा कि हम आपसे 73 में बात कर रहे हैं। अच्छा, और बेटा जो 73 में लिख करके आएगा वो बेटा आपको क्या ये भी बताते हुए आएगा कि ये बोनाफाइड या मेलाफाइड में किस ग्राउंड पर आपसे बात कर रहा हूँ? यस। अच्छा, और क्या आपको ये भी याद है कि क्या उसमें आपकी ड्यूटी इन डिफॉल्ट कितनी है, सर्विस टैक्स इन डिफॉल्ट कितना है, क्या वो भी मेंशन लिख करके आना जरूरी है? यस। क्योंकि अगर आपको प्रिंसिपल याद हो, नोटिस जो लिखेगा ऑर्डर उससे ज्यादा का नहीं हो सकता। याद है आपको प्रिंसिपल? यस। तो जो एक फॉर्मल शोकॉज नोटिस होता है वो शोकॉज नोटिस डेफिनेटली बेटा कुछ कंप्लायंसेस के साथ होता है। दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ अ फॉर्मल शोकॉज नोटिस। नंबर 1, ये आफ्टर प्रॉपर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बाद इशू होता है, जब वो सारे फैक्ट्स असर्टेन कर चुके हों, सब एलिगेशन वो जस्टिफाई कर सके। इट शुड बी इन राइटिंग, और रिटर्न में होगा, नथिंग विल बी ओरल। इट शुड बी स्पेसिफिक एंड अनएम्बिगुअस, क्या चार्ज आपके अगेंस्ट है स्पेसिफिकली स्टेट करेगा विदाउट एनी एम्बिग्विटी। इट शुड बी क्लियर ऑन फैक्ट्स, लिख करके बोलेगा जी आपके खिलाफ ऐसे एविडेंसेस निकले जिसकी वजह से ये बात कर रहे हैं। अनलीगल प्रोविजंस, आपने कौन कौन से सेक्शन या रूल्स का डिफॉल्ट किया जिसकी वजह से हम बात कर रहे हैं। कॉपीज ऑफ रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट शुड बी लिस्टेड पॉइंट बाय पॉइंट। रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट, इसका मैसेज ऐसे समझो बेटा, लेट्स सपोज वी विजिटेड एन असेसी प्रीमाइसेस, सर्च का केस ले लो, वी फाइंड सम इंक्रीमेंटिंग मटेरियल, बड़ा सारा सामान उठा लाते हैं, सर्च वाले सारा उठा लाते हैं, फिर घर आके देखते हैं इसमें से काम के लायक कौन सा है। तो जो काम के लायक होता है उस सामान को हम बोलते हैं रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट, जिनके बेसिस पर हमने अपना शोकॉज प्रोसीड किया है। और बेटा जब भी शोकॉज आएगा तो उन्होंने जिस जिस इंक्रीमेंट मटेरियल को रिलाई किया है वो उसे लिस्ट करेंगे, और वो एज एन अनेक्सर टू नोटिस जो है वो आपको बताना होता है। फॉर द ड्यूटी अमाउंट्स नीड्स टू बी क्वांटिफाइड एंड एक्सप्लेन्ड इन चार्ट्स, कि उन्होंने वो ड्यूटी अमाउंट किस बेसिस पर कैलकुलेट किया, नोटिस में लिखना जरूरी है, बिकॉज डिमांड उससे ज़्यादा की नहीं हो सकती। और अगर आप इन चीज़ों को समझोगे तो यू कैन अप्रिशिएट letter, a simple letter definitely cannot be a show cause notice, meaning thereby such demand whether invalid। yes, कोर्ट ने बोला, पढ़ लेते हैं जी। कोर्ट बोलती है, अब सीधा जो डिसीजन था कि कोर्ट के सामने इशू था वेदर रेजिंग ऑफ डिमांड थ्रू लेटर कपल्ड विद अपॉर्चुनिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज प्रॉपर, तो कोर्ट ने बोला नो, प्रोसीजर अंडर 73 मस्ट बी कंप्लाइड विद। अब देखना बेटा क्या क्या कमियां रह गई थी, कोर्ट किस वजह से ऐसा भूल गई। इन द प्रेजेंट केस नो नोटिस वाज इशूड एंड रिलायंस वाज प्लेस्ड अपॉन अ लेटर। द लेटर डिड नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस। अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को। ये जो लेटर आया
it did not satisfy the requirement of notice as there was no allegation that a specified amount was required to be paid as service tax and even no period was mentioned therein. उन्होंने बोला ये लेटर शो कॉज नोटिस नहीं है क्योंकि बेटा बोला उन्होंने ये लेटर शो कॉज नोटिस नहीं है क्योंकि एलिगेशन बेटा बोलो स्पेसिफाइड अमाउंट नहीं बता रहा और पीरियड बेटा जब भी शोकोस आएगा वो तो बताएगा ना ये बोनाफाइड या मेलोफाइड क्या है. यस और प्लीज ध्यान में रखिएगा, अप्रिशिएट करिएगा इस बात को. अगर ये लेटर में सेक्शन 73 ना लिखा होता बाकी अदरवाइज सारी बातें पूरी होती. अगर आप अप्रिशिएट करिएगा तो इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी, प्लीज ध्यान में रखिएगा. तब कोर्ट इसको कह देती थी दिस लेटर इज एज गुड एज शो कॉज. सेक्शन 73 इज नॉट इंपॉर्टेंट कि 73 लिखना इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझ आएगा. व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जो बेसिक फीचर्स है दैट शुड बी कंप्लाइड विद. यू नीड टू अप्रिशिएट द फैक्ट्स ऑफ द केस. इस लेटर में वो बेसिक फीचर जो बहुत जरूरी होते हैं वो कंप्लाई नहीं थी, इसलिए कोर्ट ने लैंग्वेज में बोला भी ऐसे है दिस लेटर कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ शो कॉज नोटिस. अगली लाइन में उन्होंने बोला प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस एंड कॉलिंग फॉर एक्सप्लेनेशन कैन नॉट बी डिस्पेंस विद as otherwise demand of money in the name of tax would be in the violation of very procedure prescribed under this act. पॉइंट ध्यान में रह जाएगा बेटा, सिंपल सा.